Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is part 6 of DSSSB PGT Biology 2018 previous year paper. तो इससे पहले जो 1 से 100 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पांच पार्ट्स के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जो है जाकर देख सकते हो। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग हनी बी प्रोडक्ट इज नोन टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेटिक्स। कौन सा हनी बी का प्रोडक्ट है जो कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है एथलेटिक्स की। ऑप्शंस आर बी विनोम, बी पोलन, हनी एंड ऑयल जेली। तो आंसर है इसका बी पोलन। ये पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोटीन, अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा होता है, तो इसके लिए जो है एथलीट्स होते हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। तो बी पोलन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द एथलीट्स टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्राइमरी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द एलर्जी। ऑप्शंस आर IgD, IgE, IgG एंड IgM। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा IgE, दैट इज जो कि एलर्जी के अंदर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ बात करी है कि ऑफस्प्रिंग के अंदर और उसके रिसेसिव पेरेंट के अंदर जो क्रॉस होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो करेक्ट आंसर है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अगर बैक क्रॉस की बात करें तो बैक क्रॉस में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का जब किसी भी पेरेंट के साथ वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव तो कर दिया जाता है, सब बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस में अगर मान लो जो मेल को दिया था वो फीमेल का जीनोटाइप हो जाए और फीमेल का जीनोटाइप मेल का जीनोटाइप हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड जब एक ट्रेट को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज क्रॉसिंग ओवर इज ऑब्जर्व्ड इन माइटोसिस ऑल्सो। ठीक है, वैसे तो बात करें जो क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, वो मियोसिस के अंदर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ये जो माइटोसिस के अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर ऑब्जर्व नहीं होती, ये एक इक्वेशनल डिवीजन होती है अगर बात करें ह्यूमंस की या मोस्ट ऑफ स्पीशीज की। बट यहाँ पर एक्सेप्शन पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसमें माइटोसिस के दौरान भी हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। ऑप्शंस आर फ्यूकस, एगेरिकस, ड्रोसोफिला एंड जेब्राफिश। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलिंगस्टर जो होता है उसके अंदर जो है माइटोसिस के दौरान भी क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलती है, यानी जो वेरिएशंस है वो माइटोसिस के दौरान भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं इन हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ जोइन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ऑप्शंस आर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल डेथ। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा नेचुरल डेथ। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा भी जैसा कि आप लोग जानते हो इट इज़ द वन ऑफ द रीजन जो इफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी को। म्यूटेशन भी जो इफेक्ट करता है, ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन भी जो है इफेक्ट करता है, बट जो नेचुरल डेथ है उससे कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट हैव अ प्रूफ रीडिंग एबिलिटी ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। कौन से एंजाइम के पास प्रूफ रीडिंग एबिलिटी नहीं है। DNA पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड DNA पॉलीमरेज 1। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जो हमारा मेन एंजाइम वो DNA पॉलीमरेज 2 होता है। DNA पॉलीमरेज 1 के पास भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पाई जाती है। बच के पॉलीमरेज अल्फा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन। पॉलीमरेज एप्सिलॉन की बात करें उसके पास भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। ये जीनोम डुप्लीकेशन और ट्यूमर सप्रेशन जीन जो होते हैं उस टाइम पर ये काम करता है, बट पॉलीमरेज अल्फा के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। ये जस्ट हमारे इनिशिएशन के दौरान हेल्प करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्टार्टिंग में हमारी इनिशिएशन जो होती है, जब स्टार्टिंग में रेप्लिकेशन की इनिशिएशन करनी थी तो उस टाइम पर हमारे हेल्प जो है उस टाइम पर एप्लीकेशन DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पॉलीमरेज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हु रोट द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ब्रॉन, ब्लैकमैन, बेंथम एंड जॉन हचिंसन। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द असेसरी सेल्स। तो कौन सा जो है असेसरी द्वारा सराउंड किए जाते हैं। गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, जाइलम फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम तो होगा ही नहीं। स्टोमेटा
को जो है गार्ड सेल सराउंड करते हैं और गार्ड सेल्स को एसेसरी सेल सराउंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गार्ड सेल्स। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं जो है स्टोमेटा, अगर हम बात करें तो ये स्टोमा हो जाएगा और इसके जो अराउंड है वो जो है हमारे एसेसरी सेल्स पाए जाते हैं। तो एसेसरी सेल्स किसको सराउंड करते हैं? दिस इज गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल्स को जो कौन सराउंड करता है? एसेसरी सेल्स। स्टोमेटा जो स्टोमा एक तरह से हम बात करें उसको सराउंड कौन करता है? गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पोटेंशियल फिनोटाइप्स इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पेरेंट्स ऑफ अ ब्लड ग्रुप ए एंड ए। तो इसने कहा है कि ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का अगर हम बात करें तो उनके ऑफस्प्रिंग कौन से होंगे। ठीक है, ए बी ओ, बी ओ या ए ओ या ए ओ। पहली बात तो अगर पेरेंट्स के जो है ब्लड ग्रुप दोनों के ही ए मान के चले तो बी ब्लड ग्रुप तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है, बचे दो, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और बी ब्लड ग्रुप भी आता है। तो इसके हम लोग केसेस करके देख लेते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स ए का जो है ए ब्लड ग्रुप है और इसके ऊपर दोनों ही जो इसके एलील्स है वो ए एलील्स है। ठीक है, अगर उसके एलील्स जो है दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि कौन सा होगा। अगर उसके भी हम बात करें दोनों ही सेम एलील होगा तो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप होगा। तो ये वाला जो केस है ये नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस में ओ भी दिया। अगर ए होता तो मे भी ये ऑप्शन भी हम लोग ले सकते थे। केस 2 की बात करें तो एक जो है पेरेंट के अगर हम मान के चलिए दोनों एलील जो है ए ही होंगे और दूसरे के हम मान के चल सकते हैं आई ए और आई ओ। ठीक है, एक एलील ए का है और एक एलील ओ का है। तो इस केसेस में अगर हम बात करें तो क्या रहेगा कॉम्बिनेशन आई ए फिर इसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे आई ए। ठीक है, एंड थर्ड वन की बात करें तो इसको ओ के साथ कर लेते हैं आई ए, ये फर्स्ट ये सेकेंड और ये जो थर्ड वाला हम ऑप्शन इसके अंदर लेंगे अगर हम बात करें। ठीक है, आई ए और चौथा रहेगा आई ओ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन रहेगा इसके अंदर कौन सा रह सकता है? आई ए ये वाला ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा। इस ब्लड ग्रुप को भी हम लोग ए ही बोलेंगे। ठीक है, और इस ब्लड ग्रुप को भी हम लोग ए ही बोलेंगे और इस ब्लड ग्रुप को भी ए ही बोलेंगे। तो ये भी सारे कॉम्बिनेशन कौन से हुए? ए ब्लड ग्रुप के हुए, तो ये केस भी नहीं होगा। नेक्स्ट केस की बात करें तो केस नंबर 3 अगर हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तो सारे ही जो है हमारी सेकेंड केस में तो सारे ही ब्लड ग्रुप जो है ए हो गए हैं। तो यहाँ पर भी ओ हमारे पास कोई केस में नहीं आया है। नेक्स्ट केस के बना के देखते हैं। अगर केस थर्ड एक और केस लेते हैं, हमारे पास आई ए ब्लड ग्रुप है और दूसरे पेरेंट का भी हम लोग आई ओ के साथ ही मान के चलते। दूसरा एलील कौन सा है? आई ओ। तो इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से अगर हम देखें तो ये जो क्या है आई ए दूसरा क्या रहेगा? आई ओ। ठीक है, थर्ड क्या रहेगा? आई ओ और लास्ट रहेगा आई ओ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा? फोर्थ जो रहेगा दैट इज आई ओ। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा? ए। इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए। इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए। बट ये वाला ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये कौन सा रहेगा? ओ। तो यानी 4 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें से 3/4 चांसेस है कि उसका ए ब्लड ग्रुप हो और 1/4 चांसेस है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ हो। तो केस थर्ड हमारा सही बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल प्लेट इज फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल? आरईआर, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स और एससीआर। ठीक है, तो इसके अंदर मेन जो रोल होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन में होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मिड वेक्टर इज मोस्टली यूज्ड इन इंजीनियरिंग? ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर कौन सा जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? कोल E1, PBr 322, प्लाज्मिड PSC 101। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा PBr 322। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है PBr 322 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक स्टडीज हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मॉडल? कि ट्रांसजेनिक स्टडी जो है वो किस
एनिमल के ऊपर ज़्यादातर प्रोड्यूस जो है स्टडी करी गई है। एज अ मॉडल उसको कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ किया गया है? रोडेंट्स, ठीक है, माइस, पिग या शीप। इसका करेक्ट आंसर रहेगा माइस। चूहा जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है स्टडीज की गई है एज अ मॉडल, ठीक है, याद रखिएगा मॉडल के रूप में जो हम बात कर रहे हैं तो वो है माइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू विजुलाइज डोसेज कॉम्पेंसेशन इन ड्रोसोफिला, ठीक है। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज डोसेज कॉम्पेंसेशन। डोसेज कॉम्पेंसेशन जो होता है वो हेट्रो, अगर हम बात करें जिसमें हेट्रो एलील्स होते हैं, या हम कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो हेट्रोटाइप होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस में पाया जाता है। और एक तो आप लोगों को पता है ये ड्रोसोफिला जो किसमें पाया जाता है? ड्रोसोफिला में। ह्यूमंस में कैसे पाया जाता है कि दोनों के पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि इनकी जो फीमेल होती है वो होमोटाइप होती है और मेल जो होते हैं वो हेट्रोटाइप होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम एक्स होता है दूसरा वाई होता है इन मेल, और फीमेल के अंदर दोनों होते हैं सेम। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि फीमेल के अंदर तो यहाँ पर है 2 क्रोमोसोम करेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि यहाँ पर वही सारे करेक्टर एक ही एक्स जो है प्रोड्यूस करता है। एक एक्स के पास भी सेम लोकस पे जीन्स है और इसके पास भी। तो अगर हम बात करें फीमेल के अंदर डबल करेक्टर्स हो सकते हैं, डबल जीन्स हो सकते हैं, डबल एक्सप्रेशन हो सकता है, सॉरी डबल एक्सप्रेशन हो सकता है, जबकि मेल के अंदर एक्सप्रेशन कम होता है। एक एक्सप्रेशन की वजह से हो रहा है और यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन की हो रहा है। तो यहाँ इसे कहते हैं कि डोसेज कॉम्पेंसेशन, कि यहाँ के बराबर मेल और फीमेल के अंदर डोसेज इक्वल करना ड्यू टू द एक्स क्रोमोसोम्स जो है कंपनसेट करना, उनकी जो उनका जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो इक्वल आए, तो दिस इज नोन एज डोसेज कंपनसेशन। अगर बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन तो क्या करता है ड्यूरिंग द जब फीटस जो प्रेगनेंसी के दौरान 9th मंथ का जब होता है बेबी जो अंदर ही होता है, तो उसी टाइम पर जो कहता है एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है, 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है वो जो है इनएक्टिवेट हो जाता है और एज अ बार बॉडी के रूप में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या करता है बार बॉडी के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या करता है अपना एक्सप्रेशन कैसे कम करता है कि एक एक्स को ही कैंसिल कर देता है, उसका एक्सप्रेशन उठने ही देता, उसको एक्टिवेट ही नहीं होने देता। बट ड्रोसोफिला ऐसा नहीं करता, ड्रोसोफिला किसी को भी डीएक्टिवेट नहीं करता, वो एज अ बार बॉडी के रूप में कन्वर्ट नहीं करता है। उल्टा ड्रोसोफिला क्या करता है, ड्रोसोफिला जो एक्स वाई में एक्स क्रोमोसोम था उसका एक्सप्रेशन दोगुना कर देता है, उसका ही एक्सप्रेशन क्या कर देता है दोगुना कर देता है। दिस इज नोन एज डोसेज कंपेंसेशन इन ड्रोसोफिला, ठीक है। तो इसको बोला है कि हम लोग अगर इसको विजुलाइज करना है तो कौन सी टेक्निक द्वारा जो है इसको विजुलाइज करेंगे। तो ऑप्शंस है ऑटोबायो रेडियोग्राफी, क्रोमोसोम बेंडिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड 3H लेबल्ड डीएनए, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेशन चेक करना है और वो चेक किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा, ठीक है। एक्सप्रेशन जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो हम चेक करना है, तो यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ पैटर्न्स इंडिकेट्स रिसोर्स लिमिटेशंस, ठीक है। रिसोर्स लिमिटेशंस की वजह से जो है ग्रोथ इफेक्ट हो रही है कौन सी ग्रोथ पैटर्न में? एक्सपोनेंशियल में तो आपको पता ही वो एकदम रिसोर्स को यूज करते हैं, जे शेप का होता है। लोगरिथमिक, लॉजिस्टिक एंड ज्योमेट्रिक। लॉजिस्टिक अगर आपको याद हो तो एस शेप्ड कर्व होता है, तो वहाँ पर क्या होता है अपने जैसे उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं वो अपनी ग्रोथ को स्टेबल या कह सकते हो इक्वल जो है रोक देते हैं। दिस इज नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो आंसर रहेगा लॉजिस्टिक कर्व। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर डज द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन नेचर? ऑप्शंस आर नोवेयर, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर रीजन्स। अगर आपको याद हो तो हार्डी वेनबर्ग रूल क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी जो है एलील्स की वो चेंज ही नहीं होती, ठीक है, डू नॉट चेंज इफ 5 फैक्टर्स आर स्टेबल, ठीक है। कौन से फैक्टर थे? पहली बात तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन, ठीक है। तो ये जो 5 जीन्स है, 5 फैक्टर्स है, अगर ये स्टेबल हो जाए, ये चेंज ना हो, तो उसने क्या कहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील चेंज नहीं होगा।
बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चेंज तो होगा ही होगा, वेरिएशन होंगे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर होगा, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होगा कि एक जगह से दूसरी जगह चेंज होगा, जीन फ्लो भी होगा, नेचुरल सिलेक्टर नेचर भी सिलेक्ट करती है जो बेस्ट होता है उसी को, और म्यूटेशन भी होते ही होते हैं, चाहे धीरे हो स्लो हो, तो उससे भी जो है चेंज होता ही है। तो ये जो है कभी भी 5 फैक्टर जो इसने बोले थे कि ये जो है कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कहीं पर भी नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक हाइपोथेटिकल जो है कह सकते हो इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल था। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर एंड सॉरी एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब कहने का क्या है कि एक ही प्लांट है, ठीक है, वहाँ के दो फ्लावर है, फ्लावर तो डिफरेंट है कि ये वाला फ्लावर से ये यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, बट प्लांट जो है वो सेम है, तो इस ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आर ट्रिटिनोगैमी, ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी की बात करें तो यहाँ पर जो है फ्लावर भी सेम होता है और प्लांट भी सेम होता है, सेम फ्लावर सेम प्लांट। जीनो की बात करें तो इसमें डिफरेंट फ्लावर तो होता ही है, डिफरेंट प्लांट भी होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंट फ्लावर एज वेल एज डिफरेंट प्लांट। ऑटोगैमी की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, सेम फ्लावर ही होता है, ठीक है। ऑटोगैमी के ही टाइप है क्लिस्टोगैमी और जेटिनोगैमी, सेल्फ पोलिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। जेटिनोगैमी की बात करें तो ये होता है डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा जेटिनोगैमी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन 30s सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट। ऑप्शंस आर 80s, 5s, 16s, 5.8s। 18s की बात करें तो ये जो है 40s की सब यूनिट का टाइप है, 5s और 5 बात करें तो 60s या फिर 50s वाली का बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 16s। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो कौन सा एक्सेप्शन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डॉगमा के लिए? ऑप्शंस आर रेट्रोवायरस, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड आर्की बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? तो ये क्या कहता है कि आरएनए से डीएनए, ठीक है, डीएनए से प्रोटीन, तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर्स होती है दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा, और डीएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से जो है आरएनए बनना, ठीक है। तो ये वाला जो है सेंट्रल डॉगमा, ये सभी ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करते हैं एक्सेप्ट वायरस, ठीक है, एक्सेप्ट वायरस। वायरस के अंदर ये एब्सेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वायरस। बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, ये क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की मशीनरी ही नहीं है, उसके पास अपने एंजाइम ही है, वो जो है होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके ही काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला मेलिस्टर, ठीक है, इसके अंदर कितने लिंकेज ग्रुप्स पाए जाते हैं? तो लिंकेज ग्रुप को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, ठीक है, या नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम जिसको हम लोग बोलते हैं, कितने होते हैं, दैट इज नोन एज 2n की हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रोसोफिला की बात करें तो इसके अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इसका लिंकेज ग्रुप भी कितना ही होगा 4 ग्रुप, आंसर इज 4 ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, अ प्रोटीन कंटेनिंग 400 अमीनो एसिड्स will require a gene for at least how many base pair long for its synthetic, ठीक है, इसने कहा है कि 400 अमीनो एसिड का हमारे पास 400 अमीनो एसिड्स हैं, हमें प्रोटीन की सिंथेसाइज करनी है, तो हमें कितने बेस पेयर का कोड चाहिए होगा, ठीक है, तो हमें बताने हैं कि एक उस जीन के अंदर कितने बेस पेयर टोटल होंगे, हाउ मेनी बेस पेयर हमें यहाँ पर निकालने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक अमीनो एसिड की, तो एक अमीनो एसिड कितने बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है? 3 बेस पेयर से, ठीक है, 3 बेस पेयर लॉन्ग होता है, कोडोन जो होता है हमारा वो 3 बेस पेयर होता है, तो 400 में कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 1200, तो 1200 बेस पेयर इज द आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा 1200। तो ये था हमारा आज का जो है आज के 20 क्वेश्चंस, होप आप लोगों को समझ आए होंगे कि किस तरह से करने हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए।
और नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।